मेरे साथ जाने माने चिंतक मौजूद हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं दलित इश्यूज पे। इनको मेन स्ट्रीम मीडिया इनको दलित चिंतक कहता है, लेकिन मैं इनको चिंतक कहता हूं। और इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो है दलित इश्यूज पे लिखते हैं और बोलते हैं। चंद्रभान जी हमारे साथ हैं और इनके बारे में कुछ अब देश के तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं जानते हैं, लेकिन कुछ विशेषता मैं आपको बताता हूं इनके बारे में। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लॉर्ड मैकॉले की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लिश देवी की जो पूजा शुरू की थी और अभी भी वो बरकरार बदस्तूर जारी है। और लॉर्ड मैक आपके पार्टी में गया भी हूं 1-2 बार। और इनका मानना है कि भाई जब तक दलित और वंचित जमात अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तब तक जो है इस देश में उनकी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए तमाम फूड हैबिट, दलित के फूड हैबिट्स पे, उनके क्लोथ्स पे अभी इन्होंने दलित बिजनेस भी शुरू किया है। तो इनसे हम बात करना चाह रहे हैं कि जो सहारनपुर घटना घटी है, 1 महीने के अंदर 2 बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं जंतर मंतर और संसद मार्ग में। इस प्रोटेस्ट को और जो घटना घट रही है, जिस तरह से एक तरह से क्रूरता बढ़ रही है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, किताबें फाड़ा जाना, ये किस तरह लेके जा रहा है। 7 दशक हो चुके हैं आजादी के और मुझे लगता है कि जो संविधान की प्रस्तावना थी, जो मूल भावना थी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, वो प्राप्त नहीं हुआ है। समाज में ज्यादा आक्रोश बढ़ रहा है। इसी पे हम चंद्रभान जी से राय जानना चाहेंगे कि पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं। चंद्रभान साहब। डॉक्टर साहब, 1960 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। वो आंदोलन एक वाक्य के पीछे शुरू हुआ, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। और पूरे अमेरिका में शहर शहर जगह जगह ये बात फैल गई कि ब्लैक भी सुंदर है। और उसी आंदोलन से अफर्मेटिव एक्शन शुरू हुआ प्राइवेट सेक्टर में अमेरिका में। और वही बोलते हैं कि नए युग में अश्वेतों के आजादी का वो एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो जिस दिन सहारनपुर के एक गांव में द ग्रेट चमार का बोर्ड लग गया, उसी दिन दलित क्रांति का झंडा दलित नौजुवकों के हाथ में आ गया। और एक दी ग्रेट चमार बोर्ड ने जाति व्यवस्था को झकझोर दिया। और इस आंदोलन के लीडर जो चंद्रशेखर जी हैं, जिन्होंने मूछ जिस तरह से रखा, तो हिंदू सोसाइटी को लगा कि हमारी मूछ उखाड़ लिया इसने और अपने में लगा लिया। यह मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि 1907 तक केरल के ट्रावणकोर एरिया में दलितों को मूछ रखने का टैक्स देना पड़ता था। तो यह एक दलित क्रांति का यह एक संविधान के बाद दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव है। और हम समझते हैं कि जाति व्यवस्था अब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है। चंद्रभान साहब, जो सहारनपुर में घटना घटी है या फिर ऊना में जो घटनाएं घट रही हैं, इसमें कहीं आरक्षण का मसला नहीं था, इसमें कहीं प्रमोशन का मसला नहीं था, इसमें कोई स्कॉलरशिप का मसला नहीं था। तो क्या ये समझा जाए कि ये 2 संस्कारों के बीच का अंतर विरोध जो है उसका रिफ्लेक्शन है, या फिर जो जिस तरह से पूंजी का विकास हो रहा है समाज में और दलित भी अब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, जो नई पीढ़ी है 90 के बाद वाली पीढ़ी, वो स्टाइल में रह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो परंपरा, जो मनुवाद जिसको कहते हैं, और जो आधुनिकता है, उसके बीच कहीं 2 सोच का टकराव तो नहीं है। ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं भीलवाड़ा की घटना का जिक्र करना चाहूंगा। एक दलित दूल्हे के माता पिता ने तय किया कि हम अपने बच्चे को घोड़ी पर लेके जाएंगे बारात को, और गांव का पूरा चक्कर लगाएंगे घोड़ी पर चढ़ के। पूरे क्षेत्र में एकदम तूफान मच गया। एसपी को आना पड़ा, जिला प्रशासन आया, पुलिस फोर्स आई, गांव को अपने नियंत्रण में ले लिया और पंचायत हुई। तो पंचायत में जो हिंदू समाज के लोगों का कहना था कि ये मर्सिडीज लाएं, BMW लाएं, उसमें बैठ के जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये घोड़े की जिद क्यों कर रहे हैं? ये घोड़ा इनको मालूम नहीं किसका है। दूसरा, ये क्यों अपने हाथ में तलवार क्यों लेके चलना चाहते हैं? तो ये बोफोर्स तोप लेके आ जाएं, चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दलित अगर गधे की सवारी करे दलित दूल्हा, तो समाज को कोई आपत्ति नहीं है। दलित ने घोड़े पर सवारी की तो इसका मतलब कि घोड़ा हिंदू व्यवस्था के दरवाजे से दलित ने छीन करके और उस पर सवारी की है। और यह व्यवस्था इतनी कमजोर है,
हिंदू समाज इतना कमजोर है कि जिस भी विदेशी शासक ने इस पर हमला करना चाहा और जीतना चाहा, वो हमला किया और जीता। दलित इस समाज को आसानी से हरा सकते हैं। अंबेडकर के 3-4 सूत्र को अगर वो अपने मन में अपना लें। बाबा साहब जब सूट पहनकर जाते थे तो बॉम्बे में लोग कहते हैं वायसराय केवल एक दलित के लिए, एक इंडियन के लिए उठता था अपनी कुर्सी से और हाथ मिलाता था, बाबा साहब अंबेडकर थे। अंबेडकर के सूट बूट में इतना दम था। और जब लोग बोलते हैं कि जब गांधी जी और नेहरू से बाबा साहब मिलते थे तो इनके कपड़ों से ही उनके आधी ताकत चली जाती थी, खत्म हो जाती थी। चंद्रभान साहब, एक जो और गंभीर सवाल है कि ये पूरे घटनाक्रम पे, एक तो मुझे लग रहा है एक एक्टिविस्ट होने के नाते ही मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से दलित का एम्पावरमेंट बढ़ेगा, ये घटनाएं और बढ़ेंगी, मुझे लगता है ऐसा। नंबर 2 कि जो पॉलिटिकल क्लास है, जो राजनीतिक वर्ग है, उसमें एक तरह की चुप्पी है। और इस चुप्पी को आप कैसे देखेंगे? क्या ये जो तूफान जो उठा है महीने भर के भीतर, हजारों हजार की संख्या में लोग जंतर मंतर आके पाट दिए हैं। 25 साल से मैं भी आ रहा हूं, ऐसी रैली मैंने पहले नहीं देखी थी। तो क्या ये किसी राजनीतिक विकल्प की दिशा, आंदोलन की दिशा शक्ल लेगा कि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, धरना प्रदर्शन होंगे या फिर यश के तस बने रह जाएंगे? नहीं, अब यह कारवां रुकने वाला नहीं है। मैं आपसे उम्र में वरिष्ठ हूँ। मेरे बचपन में एक दलित मोहल्ले को एक छड़ी से लोग हाँक लेते थे। आज दलित को गोली मारनी पड़ती है इनको। हाँ, आज दलित को गोली मारनी पड़ती है क्योंकि अब दलित इनके हाथ से निकल गया है। और एक बहुत बड़े जमींदार, हम एक रिसर्च में करने गए थे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि प्रसाद जी, मैं नहीं जानता कि आपकी जाति क्या है, पर एक पीढ़ी बाद इसी ठाकुरों की बस्ती से, भूमिहारों की बस्ती से महिलाएं जाएंगी, चमारों के घरों में काम करेंगी। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा इसमें चमारों में इतनी ऊर्जा है कि हर आदमी कुछ न कुछ करना चाहता है। कोई जाता है बॉम्बे 22 चक्का की ट्रक चलाता है और 10,000 रुपए घर बेचता है। उस घर में कलर टीवी है, हमारे घर में ब्लैक टीवी है। वो आता है तो देसी मुर्गा खाता है, लाल वाला, और हम सफेद वाला खाते हैं। उसकी महिलाएं जो है आज जो है ब्यूटी पार्लर जाती हैं। तो यह विद्रोह है। मतलब कि केरल में ट्रावणकोर में ही मैं कह रहा हूँ जगह में नए कपड़े पहनने पर दलितों को टैक्स देना पड़ता था। और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में नए कपड़े पहनते थे लोग, खरीदते थे तो पहले उसको पानी में धुलते थे, पुराना करते थे, फिर नए कपड़े पहनते थे। आज दलितों का नेता चंद्रशेखर रावण बुलेट पर चढ़ रहा है। मूछे उसने छीन लिया है हिंदू समाज से, और उनको फॉलो करें हमारे दलित नौजुवान, एकदम टिप टाप होके निकले, मूछे तिरछी रखे। यह हिंदू व्यवस्था इतनी कमजोर है, इनका जो है डिमोरलाइजेशन बहुत फास्ट होगा और इसको अब कोई तोड़ नहीं सकता है। मेरे साथ ये थे चंद्रभान साहब, जो सीधा सीधा कह रहे हैं कि दो संस्कृतियों का एक तरह से टकराव है कि जो परंपराएं थी, जो तथाकथित सवर्ण लोग थे, वो देखना चाह रहे थे कि दलित हर समय गरीब, फटे हुए कपड़े पहने, जूठा खाना खाएं, टूटे मकानों में रहें। लेकिन धीरे धीरे दलितों की युवा पीढ़ी जो है वो इन सांस्कृतिक मान्यताओं को चुनौती दे रही है, इसलिए टकराव। डॉक्टर मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि ये लोग नए कपड़े नहीं पहन सकते। अगर इनके पास धन आ जाए तो राजा की जिम्मेदारी है कि इनका धन छीन ले, ये नए बर्तन में खाना न खा पाए, और ये मेटल ज्वेलरी यानी सोने चांदी का ब्लैक उसका जो है ये इसका उपयोग न कर सके। इसलिए मैं कहता हूं कि दलित मिडिल क्लास है, आज प्राइमरी स्कूल के टीचर को भी 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, अपनी पत्नी को इतने सोने के गहने पहनाए, इतने सोने के गहने पहनाए कि बैठने के बाद वो उठ न सके। उसकी चमक से अंधे हो जाएंगे, तब यह मनुवाद जो है कमजोर होगा और खत्म होगा। निश्चित रूप से मनुस्मृति मैंने भी देखी है, मैं पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि दलित के खाने के बर्तन टूटे होने चाहिए और गहने के नाम पे जो काला धातु मतलब लोहा है, लोहा के गहने होने चाहिए, सोना चांदी नहीं होने चाहिए। अब पेशे से तो वैसे मैं शिक्षक हूँ, लेकिन आज अशोक दास जी ने मुझे एक नई भूमिका दी है पत्रकारिता की। मैं कैसा पत्रकार होऊंगा मैं नहीं जानता। मैं कैमरामैन गौतम के साथ मैं डॉक्टर रतनलाल, दलित दस्तक के लिए।